हे गाइस, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका नेट शाला पर। और आज हम पढ़ने वाले कॉमर्स यूजीसी नेट में कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही के लिए एक कॉमन टॉपिक है इकोनॉमिक्स का डिमांड एनालिसिस। तो आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में डिमांड से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कैसे पूछे हुए हैं और क्या हम उनको कर पाएंगे, तो ये वीडियो जब आप देख लेंगे कंप्लीट तो आप सारे क्वेश्चन नेट में एग्जाम के इजीली कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में से स्किप करके मत देखना, नहीं तो कई सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, छूट जाएगी और फिर कुछ कंसेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड एनालिसिस। ठीक है, इसको थ्योरी ऑफ डिमांड भी चैप्टर का नाम दिया जाता है और डिमांड एनालिसिस भी कहा जाता है। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिलेगा। अल्टीमेटली हमको पढ़ना है डिमांड के बारे में। तो जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? सर डिमांड तो जो खरीदने की इच्छा वो डिमांड है, ऐसा हम जनरली बोल देते हैं। बट यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स में जब हम देखें तो डिमांड का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहले जैसे आपने सोचा अभी कि इच्छा, हमारी कुछ खरीदने की इच्छा है, तो हमारी क्या है, डिमांड। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आया आपके दिमाग में, डिजायर। ठीक है, तो डिजायर तो किसी की भी हो सकती है ना। एक भिखारी सोच सकता है कि मैं मोटरसाइकिल खरीद लूँ, आज मैं सोच सकता हूँ मैं प्लेन खरीद लूँ। तो ये मेरी डिज़ायर ज़रूर है, मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए कि मैं प्लेन खरीद लूँ। बट क्या मार्केट में जाकर के मैं उसको खरीद सकता हूँ? नहीं सर, उसको खरीदना आसान काम नहीं है। तो ये सिर्फ मेरी डिज़ायर है, ये मेरी डिमांड नहीं है। तो फिर डिमांड कैसे क्रिएट होगी? तो यहां पर सेकंड टर्म आती है, दैट इज एबिलिटी टू परचेज। फर्स्ट इज डिजायर एंड सेकंड इज एबिलिटी टू परचेज। कि हाँ, हम इच्छा भी रखते हैं और खरीदने की क्षमता भी रखते हैं, हमारे पास खरीदने के लिए पैसा भी है। ठीक, सीधे सीधे शब्दों में बोले तो औकात है हमारी खरीदने की। साफ साफ बात है कि भाई एक आदमी की इच्छा है और दूसरे आदमी की औकात है, दोनों में अंतर है। तो जिसकी इच्छा भी हो और औकात भी हो, ठीक है। मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और भूख लग रही है और समोसा मिल रहा है 10 रुपए में, तो आपके पास 10 रुपए भी है, आपको भूख लग रही तो खाने की इच्छा भी है, दोनों चीजें हो गई। लेकिन आप 10 रुपए खर्च करना नहीं चाहते, आप बड़े कंजूस हैं। अब 10 रुपए खर्च करने की इच्छा नहीं है, मीन्स क्या आप समोसे की डिमांड कर पाएंगे? नहीं, पैसे खर्च करना नहीं है और प्रोडक्ट चाहिए, तो मार्केट में आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। तो थर्ड टर्म यहां पर जो यूज होती है वो होती है विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड, ठीक है। खर्च करने की इच्छा भी होना चाहिए। अब आपकी डिजायर है, प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा भी है, एबिलिटी उसको खरीदने की क्षमता भी है, और हम पैसा देने के लिए तैयार भी हैं, तो मार्केट में क्या क्रिएट होगी, डिमांड। तो डिमांड क्या हो गई? डिमांड मे बी डिफाइंड एज द डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी टू परचेस एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ऐसी इच्छा जिसको पूरा करने की आप में क्षमता भी हो और आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हो। और कब ऐसा कब होगा? एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी निश्चित समय पर और निश्चित मूल्य पर, ठीक है। पर्टिकुलर प्राइस पे, जो प्रोडक्ट 10 का है हम 10 देने को तैयार है, पर वो उस प्राइस पे ही खरीदेंगे। अब उसकी प्राइस 12 हो गई, अब हम डिमांड नहीं कर रहे।
तो प्राइस चेंज हो गई, डिमांड करना बंद, डिमांड चेंज हो गई। प्राइस कम हो गई, ज़्यादा खरीद लेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिपेंड करता है, तो आदमी की, किसी पर्सन की डिज़ायर भी है, उसकी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा भी है, उसकी क्षमता भी है, एबिलिटी भी है, और वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी है। कब? एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये पांचों फैक्टर्स जब मिलेंगे तो क्या क्रिएट होगी? डिमांड। ठीक है, आई थिंक डिमांड की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी प्रोडक्ट की प्राइस उस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट जब सस्ता होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। और कोई प्रोडक्ट जब महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब प्राइस का सीधे सीधे प्रोडक्ट की या कमोडिटी की डिमांड से रिलेशन होता है। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस और कमोडिटी के बीच में। इसको सीधे सीधे शब्दों में लिखें हम तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस, मान लो चाय की प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होती है, तो डिमांड ऑफ टी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस ऑफ टी अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसी रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप हो गई? एक चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है? सेकंड आती है बात प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होंगे? ठीक, रिलेटेड गुड्स की बात करें तो यहां दो तरह के गुड्स होंगे। एक होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होंगे? जो एक प्रोडक्ट की जगह पर हम दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे अगर प्राइस चाय की, टी की बढ़ जाएगी तो जो डिमांड है वो कॉफी की बढ़ जाएगी। जो चाय पीने वाले थे वो क्या पीने पहुंच जाएंगे? कॉफी। देखो ऊपर हमने क्या देखा था? प्राइस भी टी की तो डिमांड भी टी की देखी थी, लेकिन यहाँ प्राइस टी की है और डिमांड किसकी है? उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की। जैसे कोको कोला और पेप्सी, अगर कोको कोला महंगी हो जाएगी तो लोग पेप्सी पीने चले जाएंगे, तो कोको कोला की प्राइस बढ़ी, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, और प्राइस जो है टी की अगर कम हो जाएगी तो डिमांड जो है कॉफ़ी की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले भी क्या पीने आ जाएंगे? चाय पीने आ जाएंगे। तो दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो प्रोडक्ट एक की जगह पे जब दूसरा प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। फिर आती बात कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो दोनों साथ में यूज होते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ जाएगी। कोई चीज महंगी होगी तो उससे साथ में यूज होने वाले सारे गुड्स की प्राइस की डिमांड क्या हो जाएगी? इफेक्ट होगी। कब? जब दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? महंगे। जैसे पेट्रोल, लगातार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग पेट्रोल कार खरीदना क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे और इलेक्ट्रिक कार परचेस करने की तरफ जाएंगे। या तो वो इलेक्ट्रिक कार परचेस करेंगे या डीजल कार परचेस करेंगे, जो भी ऑप्शन है। अब पेट्रोल और डीजल दोनों के ही भाव बढ़ रहे हैं तो फिर अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स।
तो जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे वहां दोनों गुड्स एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे शुगर और स्वीट्स, मिठाई, तो शक्कर महंगी होगी तो मिठाई भी महंगी बनेगी, और मिठाई महंगी बनेगी तो मिठाई की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और शुगर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं प्राइस किसी एक प्रोडक्ट की, शुगर की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो स्वीट्स की जो डिमांड है स्वीट्स की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि शुगर महंगी होगी तो शुगर से बनने वाली मिठाई भी महंगी हो जाएगी, उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी। जहां प्रोडक्ट साथ में यूज किए जाते हैं, ठीक है, या इसको हम कार और पेट्रोल का एग्जांपल भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि प्राइस अगर कार की या प्राइस अगर पेट्रोल की बढ़ जाएगी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड किसकी, पेट्रोल कार की, कौन सी कार की, पेट्रोल कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्राइस जो है अगर पेट्रोल कार की, पेट्रोल की सस्ती हो गई तो जो डिमांड है पेट्रोल कार की वो बढ़ जाएगी। ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहला फैक्टर हमने क्या देखा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स आ गए, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा फैक्टर क्या आता है, तीसरा फैक्टर आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर की इनकम से भी डिमांड इफेक्ट होगी, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब कंज्यूमर तीन तरह के गुड्स यूज करता है, ठीक है। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, दूसरे होते हैं इंफीरियर गुड्स, और तीसरे होते हैं लग्जरी गुड्स, लग्जरी या कंफर्ट गुड्स, ठीक है। तीन तरह के गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और लग्जरी और कंफर्ट गुड्स। नॉर्मल गुड्स, जब शुरुआत के टाइम पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, जानता है, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स, या हम इसको नेसेसरी गुड्स की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स या नेसेसरी आइटम्स की बात करें, तो शुरुआत में देखा जाए तो तीनों तरह के गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एक लेवल के बाद जब उसकी और इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स, घटिया क्वालिटी के गुड्स खरीदना क्या कर देगा, कम कर देगा। बोले नहीं, अब हम कैसे गुड्स चाहिए, हमको ब्रांडेड गुड्स चाहिए, अच्छी क्वालिटी के गुड्स चाहिए। तो इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो लग्जरियस गुड्स की डिमांड, लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसको नॉर्मल की जगह हम नेसेसरी गुड्स लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, नेसेसरी गुड्स, जैसे खाने पीने का आइटम। तो एक लेवल तक तो जब इनकम बढ़ेगी तो खाने के प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, नई नई चीज़ें लेकर के आएगा, लेकिन एक लेवल तक ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो शुरुआती दौर पे बढ़ेगी, लेकिन बाद में उसके नेसेसरी गुड्स की डिमांड पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो इन्फीरियर गुड्स यानी इनकम के साथ जिसकी रिलेशनशिप, देखो ये ध्यान रखना, रिलेशनशिप आपसे पूछते एग्जाम में, एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो जाए तो रिलेशनशिप क्या होती है, इनवर्स। अब यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो यहाँ कौन सी रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी कम ये भी कम, ये भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशन, ठीक। तो कितने फैक्टर्स देख लिए हमने, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीन चीजें हो गई। चौथे पॉइंट की बात करें तो आते हैं हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अबाउट प्राइस, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट महंगा होगा तो आज इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
फ्यूचर में महंगा होने वाला है तो बोले अभी खरीद लो, जरूरत तो पड़ना ही आज नहीं तो कल। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस में अगर आपको लग रहा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो अभी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बोले अभी मत खरीदो, थोड़े दिन बाद खरीदो, आज की डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आती बात टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, 5th पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपका टेस्ट समय समय पे चेंज होता है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंज। टाइम ही देख लो, एक ही दिन में हमारी 10 तरह की डिमांड होती है। सुबह सुबह हमको चाय पीने के लिए चाहिए होती है, दोपहर में हम खाने की डिमांड करते हैं, रात को कभी चाय पीते क्या, नहीं, तो रात को हमारी चाय की डिमांड नहीं होती। तो टाइम के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से भी डिमांड क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो 5 फैक्टर्स देखे, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अब मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं, तो कुछ अदर फैक्टर्स देखते हैं हम लोग। अदर फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहां 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो साइज और एक कंपोजिशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा। जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम वहाँ की डिमांड कम। कंपोजिशन, अब कंपोजिशन में आपके यहाँ पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन एजेड लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो आपके यहाँ स्टिक्स की डिमांड, स्पेक्स की डिमांड, मेडिकल स्टोर्स की डिमांड या मेडिसिन की डिमांड आपके यहाँ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी कंट्री में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो चॉकलेट्स और खिलौनों की डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एंड कंपोजिशन के उन पर्सन्स में बड़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, एजेड कितने हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और फैक्टर्स क्या आते हैं, और फैक्टर्स आते हैं सीजन एंड वेदर, मौसम चेंज, डिमांड चेंज। ठीक है, क्या हम गर्मी में स्वेटर्स खरीदते हैं, नहीं, तो स्वेटर तो विंटर में खरीदते हैं। तो विंटर आया तो स्वेटर्स चाहिए, गर्मी आई तो कूलर और एसी की डिमांड बढ़ जाती है। तो सीजन और वेदर भी हमारी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फिर एक पॉइंट और आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, मतलब सभी लोग अगर एक जैसा पैसा कमाते हैं यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो आपकी कंट्री में डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो किसी कंट्री में 100 लोग हैं और सब लोग 10-10 लाख रुपए कमाते हैं साल में, तो हर पर्सन कार खरीदने की एबिलिटी रखेगा। 10 लाख के अंदर कार आ जाती है, वो 10 लाख रुपए में कार खरीद के सकता है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, मतलब उस कंट्री में 100 लोगों की कार की डिमांड होगी। वहीं एक दूसरी कंट्री है जहां पर बाकी सब लोग जो है 90% लोग 1-1 लाख रुपए कमाते, केवल 10 ही लोग ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए कमाते हैं, यानी इनके जो पैसे बचे वो बाकी लोग कमाते हैं। तो टोटल इनकम तो कंट्री की सेम है बट यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसे केस में जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इनकम का वहां पे डिमांड कम होगी, और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल रहेगा वहां पे डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये हमारे हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट हो गए, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसमें नेसेसरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर्स हो गए, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई थिंक आपको डिमांड और डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलें। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स की लिंक दे रखी है, आप जाएं, लिंक पर क्लिक करें, आपको सीधे सीधे ये सारे पूरे इकोनॉमिक्स के नोट्स विथ एमसीक्यूज, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, लिंक पे जाके क्लिक करना है। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे भी, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा चैनल स्पेसिफिकली, ये चैनल स्पेसिफिकली सिर्फ यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए और उसी से रिलेटेड, अब यही टॉपिक हम 12th में भी पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत लेंदी होता है, हमको नेट में पढ़ना है तो हमको थोड़ा सा उसको समराइज करके पढ़ना होता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, डिमांड का नियम क्या है, मांग का नियम क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते जब हैं तो हमको एक वर्ड हमेशा याद रखना है। क्या वर्ड याद रखना है, और जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो वर्ड है सेट्रिस पेरिबस। पेरिबस, सेट्रिस पेरिबस, इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य फैक्टर्स चेंज ना हो। जैसे अभी हमने देखा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, किस पे डिपेंड कर रही है डिमांड, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सारे क्या हो गए, डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, है ना। प्राइस से भी चेंज होती है, रिलेटेड गुड्स से भी, इनकम से भी, टेस्ट से भी, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इन सारे फैक्टर से डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ दिस ऑल। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या हुआ कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कौन कौन से फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट if other factors remain constant, there is inverse relationship between प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। कब, जब अदर फैक्टर्स क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कब होगा, जब बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब इसी को समझने के लिए हम क्या बना लेते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल मैं लिख देता हूं, प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये है, फिर 15 रुपये हो गई, फिर 20 रुपये हो गई, फिर 25 रुपये हो गई, फिर 30 रुपये हो गई, ये उसकी क्या हो गई, प्राइस। और ये हो गई उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, क्वांटिटी डिमांड। जब 10 रुपये का था तो हम उसकी 100 यूनिट खरीद रहे थे, 15 का हुआ तो हमने 80 यूनिट खरीदना चालू कर दी, 20 का हुआ तो 60 यूनिट, 25 का हुआ तो 40 यूनिट, और 30 का हुआ तो 20 यूनिट। जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे हम उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं। तो प्राइस के साथ डिमांड का सीधा रिलेशन, अगर प्राइस ये क्या होने लग जाती, कम होने लग जाती, तो हमारी डिमांड
बढ़ने लग जाती है। तो ये हो गया आपका डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड कर्व समझ लेते हैं क्या होती है। डिमांड कर्व, इसी को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। ठीक, इधर हम लिख लेते हैं प्राइस, उधर लिख लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, जब प्राइस 10 रुपये तो डिमांड कितने की है, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये प्राइस 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये, और ये डिमांड 20, 40, 60, 80 और 100। तो जब प्राइस 10 रुपये है तो डिमांड कितने की है, 100 की। प्राइस जब 15 है तो डिमांड कितने की है, 80 की। प्राइस जब 20 है तो डिमांड कितने की है, 60 की। 25 है तो डिमांड, ठीक, और 30 है तो अब अगर मैं इन सारे पॉइंट को एक कर्व से जोड़ दूं तो ये जो कर्व बनेगी ये हमारी क्या कौन सी कर्व कहलाएगी, डिमांड कर्व। ये हो गई आपकी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या कहलाएगा कि डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे आपकी प्राइस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये डिमांड शेड्यूल हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलें। अब आता है रीजन वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो डिमांड कर्व कैसी आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये कर्व ऐसे नहीं जा रही है, ये कर्व कैसी आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आती है, उसका रीजन क्या हो सकता है। ठीक, तो डिमांड कर्व ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, इसके लिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आती है, इसके रीजन। तो यहां पर दो अप्रोच चलती है, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, एक मॉडर्न अप्रोच है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक, मॉडर्न अप्रोच की बात करें, पहले ट्रेडिशनल की बात करें, तो यहां पर इन्होंने बताया कि एक रूल लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहना पड़ रहा है इनका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे मिलने वाला उससे सेटिस्फेक्शन, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे सपोज करो पहले कोई प्रोडक्ट आपने 10 रुपये में खरीदा, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला 12 का। ठीक है, आपको फायदा हुआ, आपको सेटिस्फेक्शन प्राइस के कंपैरिजन में क्या मिला, ज़्यादा मिला। क्या दूसरी क्वांटिटी खरीदोगे तब भी आपको सेटिस्फेक्शन 12 का मिलेगा, नहीं। जैसे जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम। तो सेकंड प्रोडक्ट जब मैंने खरीदा तो उससे सेटिस्फेक्शन मिला 10 और प्राइस भी कितनी पे करी, 10। यहाँ भी हमने प्रोडक्ट को खरीद लिया। अब जब तीसरी यूनिट खरीदने जाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, प्राइस के कंपैरिजन में कम। अब आप 10 रुपये दे रहे हो और सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, 8 का, तो आप खरीदोगे ही नहीं। हाँ, अगर दुकानदार प्राइस 8 कर दे तो आप खरीदोगे। इट मीन्स प्राइस कम होने पे ही डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। यही कंसेप्ट बताता है हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। दूसरा रीजन ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है न्यू कंज्यूमर्स। जब आपका कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है
तो जो पर्सन उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते थे, जिनकी औकात से बाहर थी वो चीज़, आज वो भी क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो नए कस्टमर्स मिल जाएंगे आपको, मार्केट में नए कंज्यूमर्स हो जाएंगे और वो लोग उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जब वही प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो जो खरीदने वाले थे वो बंद कर देंगे, क्योंकि अब उनकी बजट से वो चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेरियस यूजेस, ठीक है, या वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस, वेरियस अल्टरनेट यूजेस। किसी प्रोडक्ट के कई सारे यूज होते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग मटर फली खाते हैं, सीजन में आती पीस, ठीक है, ग्रीन, हरी बटला भी बोलते हैं उसको, मटर भी बोलते हैं। जब वो महंगी होती है तो सर मटर तो फिर मावा मटर बनेगी या मटर के साथ पनीर ही बनेगा, तभी मटर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसका यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब वो सस्ती होती है तो पुलाव में मटर, खिचड़ी में मटर, पराठे में मटर, कचौरी में, हर चीज़ में हम क्या डाल देते हैं, मटर। तो जब कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो उसकी यूज़ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वही प्रोडक्ट जब महंगा होता है तो उसकी यूज़ क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में दूध महंगा हो गया, तो दूध से बनने वाला दही, चक्का, पनीर, इसका कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन वहीं जब दूध इजीली मिलने लग गया तो फिर लोगों ने दही, पनीर, सब चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। तो जब कोई चीज़ प्रोडक्ट महंगा होता है तो हम उसके कई सारे यूज़ कम कर देते हैं, तो उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब वही प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो हम उसके कई सारे ऐसे यूज़ बढ़ा देते हैं, इस कारण से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये कौन सी अप्रोच हुई, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में दो चीजें आती है, एक होता है इनकम इफेक्ट और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, पहले हम ये समझे। जब कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तो आपका किसी भी पर्सन का उस पे जो प्रोपोर्शन इनकम का वो खर्च करता था वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लो किसी पर्सन की इनकम 10,000 रुपये है और वो 2,000 रुपये मकान का किराया दे रहा है। अब वही मकान जो है वो उसने किराया क्या बढ़ा दिया, 2,500 रुपये कर दिया। तो वो क्या करेगा, क्योंकि मेरे बाकी खर्चे पूरे नहीं होंगे, पहले मेरे पास 8,000 रुपये बचते थे जिसमें मैं बाकी खर्चे पूरे कर लेता था, या मान लो 10,000 रुपये में से वो क्या करता है, 2,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदता है, हर बार दूध खरीदता है 2,000 रुपये का, मान लो मंथली। जब दूध महंगा हो गया तो वो 2,000 की जगह 2,500 का दूध खरीदेगा तो उसके पास बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत कम बचेगा, जिससे कि वो बाकी खर्चे पूरे नहीं कर सकता। इस कारण से उसकी रियल इनकम क्या होती है, अफेक्ट होती है, और इस कारण से वो डिमांड क्या कर देता है उस प्रोडक्ट की, कम कर देता है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कोई प्रोडक्ट बढ़ता है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसके कंपैरिजन में उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो हमको क्या दिखता है, सस्ता दिखता है। तो फिर हम किस पे चले जाते हैं, मेन प्रोडक्ट खरीदने की बजाय सब्स्टिट्यूशन खरीद लो, क्योंकि मेन प्रोडक्ट क्या है, महंगा है, तो हम क्या खरीद लेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो ये दो अप्रोचेस यूज होगी मॉडर्न में और ट्रेडिशनल में। नेट एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट नहीं है, ये 3 दे दिया और चौथा ये दे दिया, ठीक है, या कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है, एक ये दे दिया, 2 ये दे दिया और तीसरा कोई और ऑप्शन दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 चीजें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, न्यू कंज्यूमर और वेरियस यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। वहीं मॉडर्न अप्रोच में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये तो आ गई भैया, यहां तक हमने समझ लिया डिमांड क्या है, डिमांड के फैक्टर्स कौन कौन से डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और डिमांड कर्व क्या होती है, और वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब 2 चीजें और हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है इसमें, और जिस पे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं भी हम वो भी बात करते हैं, ठीक।
डिमांड का रूल क्या कहता है? डिमांड का रूल कहता है द लॉ ऑफ डिमांड सेज कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हर जगह लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। भले हमने कंडीशन दी थी सेट्रेस पेरिबस की कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? फर्स्ट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? किसको बोलेंगे गिवन गुड्स? गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी रिलेशनशिप प्राइस के साथ पॉजिटिव होगी। देखो, नॉर्मल गुड्स की रिलेशनशिप प्राइस के साथ कैसे रहती है? इनवर्स होती है। प्राइस बढ़ती डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइस कम होती डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन गिवन गुड्स के साथ ऐसा नहीं होगा। गिवन गुड्स के साथ क्या चलेगा? प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी डिमांड कम हो जाएगी। तो गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स एक तरह के इंफीरियर गुड्स है। किस तरह के? इंफीरियर गुड्स है। इट इज अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और जिनकी प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लो जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ गेहूं या चावल ही खाते हैं, ठीक है ना। अब उनके पास खाने के लिए एक ही चीज़ है और वो भी महंगा हो गया, तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा खरीद की कोशिश करेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? जब महंगा हुआ तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो एक तरह के इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स जो कि महंगे होने पर लोगों को लगता है कि अब हम नहीं खरीद पाएंगे तो हम ज़्यादा खरीद के पहले से रख लो, तो ऐसे केस में उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। और प्राइस अगर कम हो गई तो बोले ठीक है कभी भी खरीद लेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड गिवन गुड्स। दूसरे होते हैं वेबलन गुड्स, ठीक है, वेबलन इफेक्ट या वेबलन गुड्स। इसी को हम कॉन्स्पिशियस गुड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्पिशियस गुड्स। ये भी ऐसे गुड्स हैं जिनकी रिलेशनशिप यानी प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी। जितने भी हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं इन सभी में डिमांड के साथ इनका रिलेशनशिप प्राइस का क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। जितने भी एक्सेप्शन, देखो नॉर्मल लॉ बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, और एक्सेप्शन मतलब जहां पे रिलेशनशिप आपकी क्या हो गई? इनवर्स हो गई। अब वेबलन या कॉन्स्पिशियस गुड्स ऐसे गुड्स होंगे जो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, ठीक है, जो ऐसे गुड्स है जो दिखाने के लिए ही हम यूज करते हैं। जो प्रीशियस आर्टिकल्स है, हीरा है, महंगा हो गया और डिमांड बढ़ गई उसकी, ठीक है। टीपू सुल्तान की तलवार है, कोई एंटिक है, कोई आर्टिस्टिक वस्तु है, ठीक है, कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो कि रेयर है, उनकी प्राइस जितनी बढ़ती है उनकी डिमांड कितनी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे गुड्स कहाँ में आएंगे? आपके वेबलन गुड्स। देखो दोनों ही गुड्स हैं, बट जहाँ गिवन गुड्स एक तरह के इंफीरियर गुड्स है, वहीं वेबलन गुड्स के आपके कैसे गुड्स हैं? लग्जरी गुड्स हैं या प्रीशियस गुड्स हैं, महंगे और कीमती। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। वेबलन गुड्स के केस में क्या होगा? दिखावटीपन ज़्यादा, हम दिखावे के लिए महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेबलन गुड्स। इसी में एक चीज और आती है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ठीक है, नेसेसिटीज। अब कॉन्स्पिशियस मतलब दिखावा करना है, और दिखावा करके क्या हो गई? आपकी नेसेसिटी जो नहीं थी पहले हमारे लिए, वो चीज प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन अब वो आज हमारे लिए क्या बन गया? नेसेसिटी बन गया। जैसे
टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन लगातार क्या होते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनके भाव क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी उनकी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा। जो प्रोडक्ट हमारे लिए पहले नेसेसरी नहीं था, अब वो हमारे लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया। हम बिना उस प्रोडक्ट के रह ही नहीं सकते, तो हम उस प्रोडक्ट के यूज़ को क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, याद करो आपने एक एड देखा होगा ओडोनिल का, अरे इनके घर में ओडोनिल नहीं है, इट मीन्स वो एक प्रेस्टिजियस पॉइंट हो गया। तो भाई ठीक है, हमको भी वो चीज़ प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, रूम फ्रेशनर ला करके घर में रखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड भी प्राइस बढ़ने पे लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये हमने उधर भी पढ़ा था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ने की है तो डिमांड, प्राइस बढ़ने के बाद भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर कम होने की है तो प्राइस कम होने पे भी लोग नहीं खरीदेंगे। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो और क्या हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नया मोबाइल लॉन्च होते ही बहुत महंगा होता है, आईफोन लॉन्च होगा बहुत महंगी प्राइस, लेकिन उस समय उसकी डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा। बाद में जब वो थोड़ा सस्ता होगा फिर भी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों गिफन गुड्स और वेबलन गुड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गिफन गुड्स एक तरह के इंफीरियर गुड्स है जो कि नॉर्मल पर्सन्स कंज्यूम करते हैं, जबकि वेबलन गुड्स प्रेस्टिजियस गुड्स हैं और ये सिर्फ दिखावटीपन के लिए यूज होते हैं। और दोनों ही की रिलेशनशिप प्राइस के साथ क्या होती है, डायरेक्ट होती है। ये हो गया आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर हम बात करें एक लास्ट टॉपिक और हम पढ़ते हैं, तो हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार और याद दिला दूं आपको, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। देखो दोनों में पढ़ने पे तो सीधे सीधे एक जैसा ही लग रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा कि डिमांड जो है इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। सेम चीज मैं इधर भी लिख देता हूं, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये सारे फंक्शंस हैं। अब जब सिर्फ प्राइस के कारण डिमांड क्या होगी, चेंज, यानी ये सारे फैक्टर्स आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और प्राइस केवल क्या होगी, चेंज। तब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट, और अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, चेंज होते जाएंगे। यानी यहां पर सेक्टर्स पेरिबस, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, और यहां पे सेक्टर्स पेरिबस नहीं, सिर्फ प्राइस कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज। यानी प्राइस तो सेम रहेगी और फिर भी डिमांड क्या होगी, इफेक्ट होगी। तो डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो जैसे मान लो मैं ले लेता हूं प्राइस 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये,
और क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 100 यूनिट से 80 यूनिट आ गई और फिर कितनी आ गई, 60 आ गई। प्राइस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहां पे क्या होगा, प्राइस आपकी कितनी थी, 10 रुपये, आज भी 10 और आज भी 10, फिर भी आपकी जो क्वांटिटी है डिमांड की, ठीक है, आपकी जो टोटल डिमांड है वो क्या होती जा रही है, 100 है, 120 हो गई या 80 हो गई। प्राइस सेम है, प्राइस के कारण चेंजेस नहीं है। डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और प्राइस कांस्टेंट रहे और बाकी फैक्टर्स के कारण चेंजेस आए तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। यहां के केस में आपका डायग्राम कैसा बनेगा ये समझो, ठीक। ये प्राइस है, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इधर हम क्या लिखते हैं, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस आपकी जब मान लो जो भी प्राइस है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12 रुपये पे, 12 रुपये पे आपकी डिमांड कितनी है, 80 यूनिट्स की, है ना, यहाँ क्वांटिटी। अब प्राइस क्या हो गई, 10 हो गई। प्राइस कम तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यानी यहां पर आपकी एक ही डिमांड कर्व बनेगी, ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट है, जब आप राइटवर्ड मूवमेंट करोगे, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। आपकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब आप इधर आओगे तो आपकी डिमांड क्वांटिटी कम बिकेगी। यहाँ 80 से कितने पे गए थे, 100 पे, और यहाँ 80 से कितने पे आ गए, 60 पे। तो डिमांड कम हो रही, जब प्राइस बढ़ रही तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जब प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये 12 रुपये से ये 10 रुपये और ये 15 रुपये। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम हुई और डिमांड बढ़ गई तो एक्सपांशन। तो जब प्राइस के कारण हम चेंजेस पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वहीं यहां कर हम बात करें तो आपकी प्राइस जब 10 रुपये थी तो आपकी डिमांड 100 यूनिट की थी। प्राइस 10 रुपये थी तो डिमांड 100 की थी। अब प्राइस तो 10 ही है, ठीक है, ये आपकी मान लो ये डिमांड कर्व है, ठीक है। अब प्राइस तो 10 ही है लेकिन डिमांड कितनी हो गई, 120 हो गई। और प्राइस 10 ही और डिमांड कितनी हो गई, 80 हो गई। तो डिमांड कर्व तो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, या तो ये कर्व बनेगी या ये कर्व बनेगी। ये डिमांड इंक्रीज और ये डिमांड डिक्रीज, ठीक है। तो जब राइटवर्ड मूवमेंट होगा किधर जाओगे आप, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, ठीक। जब यहां से हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और जब लेफ्ट में मूव करोगे यानी प्राइस तो सेम है लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। और इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। डिफरेंस समझ में आ गया। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन एक ही कर्व पे होगा, इसके लिए नई डिमांड कर्व नहीं बनेगी, जबकि यहां पर आपकी कर्व ही शिफ्ट हो जाएगी, नई कर्व आपको बनाना पड़ेगी, इधर इंक्रीज के लिए उधर डिक्रीज। यहां रीजन क्या है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यहां पे रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार हम रिवाइज कर ले, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा डिमांड का मीनिंग, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, फिर लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस, और उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको लिंक नोट्स की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उस पर क्लिक करें, अपने नोट्स डाउनलोड करें और सारे MCQs, उसमें बहुत सारे MCQs है, वो आप खुद सॉल्व करके देखें कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।